राबड़ी देवी के बंगले पर चिक चिक क्यों है, सबसे पहले आपको ये समझाएंगे। इसके बाद आपको समझाएंगे कि भरत एनकाउंटर केस में आखिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। फिर समझाएंगे कि रामदान की कैसे होती थी चोरी। इसके बाद आपको खबर समझाएंगे कि यूरोप में हीट इमरजेंसी क्यों है। तो आइए अब विस्तार से खबर तो समझिए। पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले को खाली करने का मामला हर दिन नए टाइमलाइन की तरफ बढ़ रहा है। बिहार सरकार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए आज यानी कि 29 जून तक का अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि ये आवास अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी देवी पिछले 2 दशक से इसी बंगले में रह रही थी, लेकिन राबड़ी देवी ने अब 5 जुलाई तक की मोहलत मांगी है। इस मोहलत के पीछे तर्क भी दिए हैं, लेकिन सियासत गर्मा गई है। सवाल है कि राबड़ी के बंगले पर इतनी चिकचिक क्यों? दस सर्कुलर रोड, वह सरकारी बंगला जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी करीब 2 दशक से रह रही थी, पर सरकार ने इस बंगले की जगह 39 हार्डिंग रोड वाला आवास राबड़ी देवी को आवंटित किया। पहले भी बंगला खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी ठुकरा चुकी थी, पर 29 जून तक की नई डेडलाइन सरकार की ओर से बंगला खाली करने के लिए दी गई। पर अब राबड़ी देवी फिर से नई तारीख सरकार को बता रही है, 5 जुलाई। राबड़ी देवी की ओर से दलील दी जा रही है कि जब तक चार्ज रजिस्टर नहीं मिलता तब तक आवास खाली करना मुश्किल है। यानी साल 2006 में रजिस्टर में दर्ज सरकारी सामान का पूरा ब्यौरा जब तक नहीं मिलान हो जाता तब तक आवास खाली करना मुश्किल है। राबड़ी देवी के आप्त सचिव ओम प्रकाश यादव का एक पत्र भी सामने आया है, जो 24 जून को भवन निर्माण विभाग के सचिव को लिखा गया था। इस पत्र में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में आते वक्त जो सरकारी सामान थे उनकी सूची मांगी गई है। मैडम ने रजिस्टर मांगा है 2006 का, और 2006 का रजिस्टर जिसमें कि हम लोगों ने आवास जो हैंडओवर किया गया था, उस हैंडओवर के आधार पर कौन कौन सामान था उस रजिस्टर में दर्ज है। और हम समझते हैं जब तक वो रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया जाता है तब तक आवास को हैंडओवर करना उचित नहीं होगा। वहीं राबड़ी आवास खाली करने के मामले को लेकर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि ये एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि पूरी प्रक्रिया के तहत ही आवास खाली कराया जा रहा है। अब वो तो एक प्रक्रिया थी जिसके बारे में माननीय भवन निर्माण मंत्री ने आप सभी को स्पष्ट कर दिया है। वो एक प्रक्रिया थी जिसको पूरा किया जाना। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास अलॉट हुआ है, पर 39 हार्डिंग रोड वाले सरकारी आवास में राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद के लिए अलग से कमरे के निर्माण की मांग सरकार से की थी। ऐसे में इस नए आवास में जारी निर्माण कार्य के चलते राबड़ी देवी के करीब 80% तक सामान कौटिल्य नगर में एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास में शिफ्ट हो चुका है। माना जा रहा है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद अपने बेटे के आवास में फिलहाल शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास से लगातार सामान की शिफ्टिंग के बीच लालू प्रसाद बिना सुरक्षा गाड़ी में बैठकर राबड़ी आवास से बाहर निकलते भी दिखाई दिए। गाड़ी में लालू प्रसाद आगे बैठे थे, जबकि उनके पीछे कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो देखिए, राबड़ी देवी के बंगले पर सियासत लगातार जारी है और अब समझिए कि राबड़ी देवी के बंगले पर चिक-चिक आखिर क्यों हो रही है। करीब 2 दशक से पूर्व सीएम राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले में रह रही थी। राज्य सरकार ने राबड़ी देवी को अब 39 हार्डिंग रोड वाला नया बंगला अलॉट कर दिया है। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने का मामला हर रोज नए टाइमलाइन से गुजर रहा है। सरकार ने 29 जून तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब बंगला खाली करने के लिए राबड़ी देवी ने 5 जुलाई तक की नई तारीख बताई है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी को कई बार नोटिस दे दिया है इस बंगले को खाली करने के लिए। 15 दिसंबर 2025 से लेकर के 29 मई 2026 तक कई चिट्ठियां राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग की तरफ से लिखी गई। विभाग के बार बार अनुरोध के बावजूद राबड़ी ने आवास अभी तक खाली नहीं किया है। अब ये जानिए कि राबड़ी ने पत्र के जरिए सरकार से क्या मांग रखी है। देखिए, 5 जुलाई तक की मोहलत पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मांगी है सरकार से,
और आरजेडी के स्थापना दिवस यानी कि 5 जुलाई तक बंगला खाली करने का अतिरिक्त समय उनकी तरफ से मांगा गया है। चार्ज रजिस्टर जो है वो भी राबड़ी देवी ने मांगा है। 2006 में जब आवास में उन्हें मिला था शिफ्ट होने के लिए आवास, उस समय मिले सरकारी सामानों की सूची होगी, उसमें जो चार्ज रजिस्टर मिलेगा उसमें सामानों का मिलान किया जाएगा और उसकी वजह से ही जो घर में जो सामान थे वो पूरी तरह छोड़ने से पहले वर्तमान सामानों का मिलान होगा। रजिस्टर में दर्ज लिस्ट से इच्छा जो है उन्होंने जताई है कि जो पुराना सामान था वो नए सामान से उसका मिलान किया जाए। नए आवास की स्थिति, नए आवंटित बंगले में चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने की आधिकारिक जानकारी भी उन्होंने मांगी है। बंगले पर क्या दी जा रही है दलील, इससे भी आपको समझाते हैं। मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि आवास खाली करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया के तहत आवास खाली किया जा रहा है। 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले के लिए राबड़ी देवी ने शर्त रखी थी। लालू प्रसाद के लिए अलग से एक कमरे के निर्माण की मांग उन्होंने की थी। नए बंगले में अब निर्माण कार्य भी जारी है। ऐसे में राबड़ी ने 5 जुलाई की मोहलत मांगी है। राबड़ी देवी का कहना है कि 2006 में उन्हें जो चार्ज रजिस्टर मिला था वो अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। राबड़ी देवी बंगला खाली करने से पहले सभी सरकारी सामानों का मिलान करना चाहती हैं। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में कोई भी विवाद ना हो सामानों को लेकर के। तो देखिए, इसी वजह से अब इस मामले पर सियासत भी लगातार जारी है। और अब बात करते हैं भरत एनकाउंटर केस की, जिस पर तमाम तरह के सवाल जारी हैं। भरत की मां ने सवाल उठाया है कि अब तक आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई है। तो सवाल ये भी है कि आरोपी पुलिस वालों की बिना गिरफ्तारी जांच कैसे चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। भरत एनकाउंटर केस में सवाल ही सवाल। आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी कब? बिना गिरफ्तारी कैसे चल रही है जांच? भरत एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच आयोग जांच की जिम्मेदारी संभाल रही है। आरा पुलिस ने भी इस मामले में आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का एफआईआर दर्ज किया है, जिसकी पुलिसिया जांच भी चल रही है। लेकिन भरत तिवारी के परिजनों को पुलिस पर भरोसा नहीं। परिजन लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कभी एनकाउंटर को लेकर, कभी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर परिवार नाराजगी जता रहा है। जो भरत तिवारी की जो मां है, घटना के बाद ही शाहपुर के जो थानेदार थे, उसके अलावा जगदीशपुर के जो एसडीपीओ थे, उनके साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो है वो शिकायत दर्ज की थी। एफआईआर लॉन्च करने के लिए आवेदन दिया था थाने में, लेकिन यह आवेदन जो है 4 दिनों तक थाने में धूल फाकता रहा। 22 तारीख को जो है इस पर एफआईआर लॉन्च किया गया। जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनको निलंबित किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित नहीं की गई है। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में 18 जून को मृतक की मां ने एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन थाने में दिया। 4 दिन के बाद 22 जून को एफआईआर दर्ज किया गया। आरोपी एसडीपीओ और तत्कालीन एसएचओ की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। अब सबको पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। तो भरत एनकाउंटर मामले में सवालों की बौछार हो रही है। लगातार नए नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब समझिए कि भरत एनकाउंटर केस में सवाल ही सवाल आखिर क्यों है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस की दो जांच चल रही है। पहली पुलिस की जांच है जो शाहपुर थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर की जा रही है। शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश पुलिस की जांच कर रहे हैं। दूसरी जो जांच है वो है न्यायिक आयोग की जांच, जिसे हाई कोर्ट के पूर्व जज कर रहे हैं। भरत की मां ने सवाल उठाया है कि अब तक आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी इस मामले में आखिर क्यों नहीं हुई है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आरोपी पुलिस वालों की बिना गिरफ्तारी जांच आखिर चल कैसे रही है। भरत तिवारी के परिजनों को पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये बात भी वो बार बार दोहरा रहे हैं। परिजन लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। भरत के परिजनों का क्या आरोप है, आपको ये भी समझा देते हैं।
तो देखिए, केस से जुड़े पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई, ये सबसे पहला उनका आरोप है। और इसके बाद आरोप ये भी है कि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि एफआईआर दर्ज हो चुका है। पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद अब उन्हें नहीं है, ये वो बार बार कह रहे हैं। अब तक एफएसएल की जांच टीम की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है, जिससे परिजनों में नाराजगी है। आरोपी एसडीपीओ और तत्कालीन एसएचओ की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे भरत के परिजन काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं। और इसी को लेकर के सियासत भी लगातार जारी है। और अब बात करते हैं उस आग की जिसने अग्निशमन विभाग के पसीने छुड़ा दिए। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र में एक तेल गोदाम में लगी आग ऐसी भड़की कि 14 से 15 घंटे तक आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम जूझती रही। अब आग तो बुझ गई है, पर गोदाम में फायर सेफ्टी की अनदेखी पर सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रात का सन्नाटा, चारों तरफ पसरा अंधेरा, पर इस अंधेरे को चीरती हुई एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरे अग्निशमन विभाग की नींद उड़ा दी। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र में माहुली इलाके के खाद्य तेल गोदाम में 28 और 29 जून की दरमियानी रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। आग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये सब कुछ लील कर ही दम लेगी। तेल का गोदाम होने के चलते आग और भी भयंकर होती चली गई। गाड़ी तो देखिए हमारी लगभग 27 गाड़ी इस्तेमाल हुई है, जिसमें पटना जिला की कुल 24 गाड़ी है और 3 गाड़ी हम लोगों ने वैशाली से मंगाई थी। टोटल 27 गाड़ी हमारी इस्तेमाल हुई है और प्रत्येक गाड़ी 10 राउंड काम कर चुकी है। मतलब टोटल 270 बार हम लोगों ने इस पूरे चीजों पे पानी को डाला है। इसमें जब तक आग बुझी, करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। हालांकि गनीमत रही कि कोई इस अगलगी में हताहत नहीं हुआ। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, पर अग्निशमन पदाधिकारी कहते हैं कि गोदाम में सुरक्षा मानकों की कमी आग के विकराल रूप लेने का कारण बनी। प्रथम दृष्टया तो यही मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट से ही ये आग पकड़ी होगी। पूरी तरह से जब हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो हम लोग बेहतर बता पाएंगे कि आग लगने का मूल कारण क्या था। इन्होंने क्या एनओसी लिया था? नहीं, इन्होंने हमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने तो आग बुझा दी, पर अब सवालों की चिंगारी सुलगने लगी है। पटना से संवाददाता मनोज सिन्हा और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, गोदाम में लगी भीषण आग को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं कि एनओसी नहीं था तो भी इतना बड़ा गोदाम कैसे चल रहा था। अब खबर तो समझिए, आग कितनी भयावह थी इसे सबसे पहले आपको समझाते हैं। गोदाम में लगी आग बुझाने के लिए 27 दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह होगी। और ये आग जो थी वो तेल से फैली थी, जिसकी वजह से इस पर काबू पाने में और भी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इसे काबू में करने के लिए फोम का भी इस्तेमाल किया गया। हाइड्रोलिक मशीन की बात करें, जेसीबी की बात करें, फोम कंपाउंड की बात करें, सब चीज जो भी फायर ब्रिगेड की टीम के पास मौजूद थी उनका इस्तेमाल करके आग को बुझाने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि उस पर काबू पाने में 14 से 15 घंटे तक का वक्त लग गया। गोदाम में लगी आग पर अब सवालों के बौछार भी शुरू हो गए हैं, और ये क्यों हो रहे हैं ये समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि बिना एनओसी के पटना में, राजधानी पटना में इतना बड़ा गोदाम आखिर चल कैसे रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा मानकों की जांच प्रशासन ने पहले क्यों नहीं की? अगर एनओसी नहीं था तो जांच पहले ही होनी चाहिए थी। अगर फायर सेफ्टी की जांच हुई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी सवाल है। अब गोदाम मालिक के खिलाफ आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर सबकी नजर है और ये सवाल भी है। बढ़ते हैं आगे। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी का मामला इस समय काफी चर्चा में है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस मामले में लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट के जरिए देखिए चढ़ावा चोरी की इनसाइड स्टोरी। पाँच 500 सालों के संघर्ष के बाद जब रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हुए तो करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था का दीप जलाया।
किसी ने अपनी पहली कमाई चढ़ाई, किसी ने जीवन भर की बचत, किसी ने सोना चांदी, तो किसी ने अपनी श्रद्धा का हर संभव अंश, लेकिन उसी चढ़ावे को चोरी कर लिया गया। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, ये वो 8 लोग हैं जो राम के अपने बने हुए थे, लेकिन राम के घर में ही डाका डाल रहे थे, वो भी शातिर तरीके से, जिससे किसी को भी इसकी भनक तक ना लगे। कैसे होती थी चंदा चोरी? नोटों की गिनती के दौरान गड़बड़ी की जाती थी। गड्डियों में ज्यादा नोट डाल देते थे। 500 के 100 नोट के बदले 105 या 104 नोट डालते थे। नोटों के बंडल में भी गड़बड़ी करते थे। 10 की जगह 12-13 बंडल डालते थे। मंदिर दान चोरी का यह शुरुआती खेल था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। समय बीतता गया और खेल चलता गया। ना तो ट्रस्ट को पता चला और ना ही पुलिस को इसकी भनक लगी। धीरे धीरे ट्रस्ट का खजाना खाली होता गया और असली खेल तब शुरू हुआ जब दान का पैसा बैंक पहुंचता था। शातिर तरीके से रामदान की चोरी की जा रही थी। अंदर खाने इस बात की आशंका ट्रस्ट को थी और यही वजह थी कि ट्रस्ट ने इन चोरों को पकड़ने का प्लान तैयार किया और 1 जून को इन चोरों के पीछे लगा दिया हिडन कैमरा, जिसके बाद चंदा चोरी का खुलासा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कार्रवाई उतनी ही सख्त होती जा रही है। अब समझिए कि रामदान की कैसे चोरी की जाती थी। तो देखिए, नोटों के बंडल यानी कि जो गड्डियां होती थी नोटों की, उसमें हेरा फेरी की जाती थी। परिसर के बैंक कर्मी नंबर ऑफ बंडल्स गिनते थे, नंबर ऑफ नोट्स नहीं गिनते थे। गड्डियों के नोट की मशीन नहीं गिने जाते थे और जो गड्डियों में नोट थे वो मशीन से नहीं गिने जाते थे और बैंक कर्मी गड्डियों से एक्स्ट्रा नोट निकाल लेते थे, जिससे नोट के रिकॉर्ड में अंतर नहीं दिखाई देता था। सीसीटीवी को कैसे चकमा दिया जाता था ये भी आपको समझाते हैं। सीसीटीवी के सामने एक व्यक्ति खड़ा हो जाता था, जिससे सीसीटीवी का जो व्यू है वो ब्लॉक हो जाता था। सीसीटीवी में कोई भी तस्वीर कैद नहीं हो पाती थी। कैमरे का विजन रुकते ही आरोपी गड्डी कपड़ों में छिपा लेते थे। कैमरे की तरफ पीठ करके बैठते थे ताकि सामने से कुछ दिखाई ना दे। पैंट की मोहरी, सॉक्स या फिर दूसरी जगह पे नोट को छिपा लिया जाता था। काउंटिंग हॉल के बाहर बाथरूम में नोट निकाले जाते थे ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे। अब पैसों की काउंटिंग का पूरा रोड मैप क्या था ये भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए, राम मंदिर के 14 दान पात्र एक कलेक्शन था उसका। 2025 से पहले चौकी में कैश काउंटिंग होती थी और मार्च 2025 के बाद यात्री सुविधा केंद्र में ऊपर काउंटिंग होने लगी थी। चढ़ावा काउंटिंग में 48 लोगों की टीम थी। 24 लोग काउंटिंग करते थे और 12 लोग इसकी निगरानी करते थे। हर 2 काउंटिंग करने वालों पर एक नजर रखता था। अब 12 निगरानी करने वालों में से 6 बैंक और 6 ट्रस्ट के लोग हुआ करते थे। काउंटिंग कर कैश परिसर के बैंक में जाता था। एसबीआई कर्मचारी गगनदीप रत्नेश उसे हैंडल करता था। गगनदीप और रत्नेश से मिलीभगत से गबन किया जाता था और इसी तरीके से ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, जिसे अब पकड़ लिया गया है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों में तापमान कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यूरोप में इस साल दूसरी बार आई भीषण हीट वेव ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देशों का तापमान लगातार रिकॉर्ड स्तर के ऊपर पहुंच रहा है। फ्रांस के पिसोस शहर में पारा 44.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जबकि लंदन जैसे शहरों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचना भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। भीषण गर्मी में सबसे बुरा हाल फ्रांस में है, जहां 24 जून से अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन में 350 से ज्यादा लोग इस भीषण गर्मी में अपनी जान गंवा चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ मौसमी बदलाव नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर है। और आइए अब आपको खबर तो समझाते हैं। यूरोप में हीट इमरजेंसी को आप समझिए। समूचा यूरोप इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहा है। कई यूरोपीय देश का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा
पार कर चुका है। जानलेवा हीट वेव अब तेजी से यूरोप के पूर्वी हिस्सों की ओर बढ़ रही है। जर्मनी, चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड में गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO जो है वो हीट वेव के कारण 1300 से ज्यादा मौत की पुष्टि कर चुका है। यूरोप के कई देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूरोप में गर्मी ना झेल पाने की वजह क्या है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, भारत में 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान गर्मियों में सामान्य माना जाता है। इस वक्त भी तापमान इसी के करीब है, पर यूरोप में 40 डिग्री का टॉर्चर जानलेवा साबित हो रहा है। यूरोप में सर्दियों के अनुकूल घरों का निर्माण किया जाता है। घरों का इस तरह से डिजाइन किया जाता है घरों को कि वो अंदर से गर्म रहें और सर्दी का असर कम हो। मकान ज्यादातर पत्थरों से बनते हैं जो दिन में गर्म होने के बाद रात को भी ठंडे नहीं हो पाते हैं। इस वजह से 40 डिग्री के बाहरी तापमान में घरों के अंदर का तापमान करीब 50 डिग्री जैसा महसूस होता है। इतनी भीषण गर्मी के चलते सैकड़ों लोगों की यूरोप में जान चली जा रही है और इसी वजह से वहां के लोग भी परेशान हैं। और इसके साथ ही